औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। आज हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम इंशाल्लाह आज स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन के। ट्रांसलेशन जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स थे, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन, सेम इज़ द केस हेयर टू। तो इस यहाँ भी जो हमारे पास है क्या है, 3 स्टेप्स है। एक इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन होगा, फिर इलांगेशन होगी और लास्ट में टर्मिनेशन होगी उसकी। लेकिन फर्स्ट स्लाइड पे मैंने ये डायग्राम इंक्लूड किया है। तो इनिशिएशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप इस फिगर को समझ जाए। ये देख ले, जिस तरह हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं। राइबोसोम के कितने सब यूनिट्स होते हैं? 2। एक को हम स्मॉल सब यूनिट कहते हैं और दूसरे को हम लार्ज सब यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा ये याद रख ले। इसका जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अपने पास नोट कर ले। यहाँ मेंशन लिखा नहीं है लेकिन मैं ओरली बता देता हूँ, ये अपने साथ आप लोग नोट कर ले। जिस तरह मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो सबसे पहले उसके साथ कौन बाइंड करेगा? मैसेंजर आरएनए जाएगा और साइटोप्लाज्म में जो स्मॉल सब यूनिट होगा उसके साथ वो बाइंड करेगा। क्यों? अब क्वेश्चन ये है कि ये स्मॉल सब यूनिट के साथ क्यों बाइंड करता है? क्योंकि यहाँ ये जगह जो है, ये स्मॉल सब यूनिट का ये जगह, यहाँ पर राइबोसोम, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। मतलब वो जगह प्रेजेंट होती है जहां मैसेंजर आरएनए अटैच होगा। तो ये एमसीक्यूज में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मैसेंजर आरएनए की बाइंडिंग साइट राइबोसोम के किस सब यूनिट में प्रेजेंट है, स्मॉल सब यूनिट में या लार्ज। तो ये जहन में रख ले कि राइबोसोम मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट किस सब यूनिट में प्रेजेंट है राइबोसोम का, तो वो है स्मॉल सब यूनिट। जब मैसेंजर आरएनए की अटैचमेंट हो गई स्मॉल सब यूनिट के बाद, स्मॉल सब यूनिट के साथ, तो उसके बाद जो है अब आरएनए आएगा। कौन आएगा? ट्रांसफर आरएनए आएगा। लेकिन ये बात याद रख ले आप लोग कि ट्रांसफर आरएनए जो है, क्या ये ट्रांसफर आरएनए चार्ज ट्रांसफर आरएनए होगा या अनचार्ज? तो ये देख ले, ये इसके साथ अमीनो एसिड अटैच है, तो इट्स मीन दिस ट्रांसफर आरएनए इज चार्ज ट्रांसफर आरएनए। तो राइबोसोम की ट्रांसफर आरएनए की अटैचमेंट होगी इसके साथ, स्टार्ट कोडान के साथ। और थर्ड स्टेप में जो है, फिर लार्ज सब यूनिट जो है वो अटैच होगा। तो ये सीक्वेंस जो है ये जहन में याद रख ले। ये सारे जो है वो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अभी। ये भी देख ले आप लोग, लार्ज सब यूनिट जो राइबोसोम का होता है उसमें 3 साइट्स होते हैं। एक को हम ए साइट कहते हैं, दूसरे को पी और तीसरे को ई साइट। ये हमने एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस लास्ट लेक्चर में। साइट इज फॉर एमिनो एसाइल, ये ए फॉर साइट, इसको हम क्या कहते हैं? एमिनो एसाइल साइट। पी इज पेप्टिडाइल साइट एंड ई इज एग्जैक्ट साइट। इस हर एक का फंक्शन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब यहां जो है, यहां देख ले आप लोग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ट्रांसलेशन के प्रोसेस को हम 3 फेजेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक को हम इनिशिएशन कहते हैं, सेकंड इलांगेशन और लास्ट वन जो है वो टर्मिनेशन है। तो अब किस तरह है कि अपार्ट फ्रॉम राइबोसोम आरएनए and transfer RNA, additional proteins are required for the successful completion of phase. हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो ये तो आम है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम रिक्वायर्ड है, मैसेंजर आरएनए रिक्वायर्ड है और ट्रांसफर आरएनए भी रिक्वायर्ड है। लेकिन इसके अलावा प्रोटीन, ये कौन से रेगुलेटरी प्रोटीन जो हमने
हमने प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे। एडिशनल प्रोटीन भी रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रांसलेशन के लिए। Because certain steps in initiation differ significantly in prokaryotes and eukaryotes, initiation is described separately for the two groups. अब इस तरह है कि प्रोक्रियाट और यूक्रियाट के ट्रांसलेशन का इनिशिएशन वाला स्टेप जो है ये दोनों में इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है, तो इसकी वजह से जो है ये इनिशिएशन हम दोनों के लिए सेपरेट एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ एक बात और भी याद रख ले आप लोग, नॉर्मली जो है नॉर्मली प्रोक्रियाटिक का जो ट्रांसलेशन होगा वो 5 एंड पे स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन, और 3 एंड जो है उसका क्या स्टार्ट होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन अभी जारी होगा। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि इसमें कंपार्टमेंट्स नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली जो है वो ट्रांसलेशन भी उसकी होती है, लेकिन यूक्रियाट्स में जो है न्यूक्लियस है तो उसमें जो है डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट प्लेसेस में होगा ट्रांसलेशन। अब आते हैं ट्रांसलेशन इनिशिएशन की तरफ। द मेन टास्क ऑफ इनिशिएशन is to place the first amino acyl transfer RNA in the P site of ribosome. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के लिहाज से कि ये आप लोग याद रख ले, जो हमारे पास इनिशिएटर आरएनए होगा, इनिशिएटर मतलब जो फर्स्ट ट्रांसफर एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए आएगा वो हमेशा राइबोसोम के पी साइट पर आएगा। कौन से साइट पर? पी साइट पर। और फर्स्ट को छोड़ दे आप लोग, बाकी जितने भी एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए आएंगे तो वो ए साइट पर आएंगे, राइबोसोम के ए साइट पर। जस्ट फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए जो होगा वो पी साइट पर आएगा। तो अब मेन मतलब क्या है कि राइबोसोम को जो है वो ट्रांसफर आरएनए के जो कोडान्स है वो एंटी कोडान्स है वो मैसेंजर आरएनए को के कोडान्स के साथ करेक्टली प्लेस कर सके, तो ये इनिशिएशन का काम है। And in this way establish the correct reading frame of a messenger RNA. अब क्या है? In most prokaryotes and all eukaryotes, the first amino acid in any newly synthesized polypeptide is methionine. मोस्टली प्रोक्रियाटिक सेल में, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें मिथ्यूनिन जो है वो स्टार्ट कोडान नहीं है, स्टार्ट अमीनो एसिड नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोक्रियाट्स और ऑल यूक्रियाट्स, सारे यूक्रियाट्स में हमेशा जो है हमेशा वो क्या होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड का कौन सा होगा? मिथ्यूनिन। और ये जो है इसको कौन कोड करता है? कौन सा कोडान? स्पेसिफाइड बाय द कोडान AUG। ये जेनेटिक कोड में हमने एक्सप्लेन किया था ना, तो AUG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिथ्यूनिन, और AUG जो है ये स्टार्ट कोडान है। अब क्या है? इट इज इंसर्टेड नॉट बाय ट्रांसफर RNA मिथ्यूनिन but by a special transfer RNA called an initiator symbolized transfer RNA methionine, और ये स्मॉल आई नीचे आपको नजर आ रहा है, इट इज फॉर इनिशिएटर। अब क्या है कि हमारे पास जो है मैसेंजर आरएनए में एक हमेशा क्या होगा? स्टार्ट कोडान होगा AUG, लेकिन इस AUG के अलावा भी इस मैसेंजर आरएनए के दरमियान में दूसरा AUG भी आएगा, मतलब मिथ्यूनिन रिपीट हो सकता है बाद में, लेकिन उसका जो ट्रांसफर आरएनए होगा उसको हम इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए नहीं कहेंगे। जो सबसे स्टार्ट में AUG प्रेजेंट है उसके ट्रांसफर आरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए ऑफ मिथ्यूनिन मतलब इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। और इसको और इसकी सिंबल को आप लोग देख ले तो इसमें मतलब बहुत स्मॉल सा डिफरेंस है, और वो ये है कि इसके साथ आई लगा है। आई स्टैंड्स फॉर इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। अब इस तरह होता है कि प्रोक्रियाट और यूक्रियाट में थोड़ा सा डिफरेंस है इस मिथ्यूनिन में। किस तरह? इन बैक्टीरिया अ फॉर्माइल ग्रुप इज एडेड टू द मिथ्यूनिन व्हाइल अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू द इनिशिएटर फॉर्मिंग एन फॉर्माइल मिथ्यूनिन।
आप लोग जब भी देखेंगे, अब जब हम पढ़ेंगे प्रोक्रियाट में, तो प्रोक्रियाट में इस मिथ्यूनिन के साथ एफ लगा होगा, एफ मिथ्यूनिन होगा। प्रोक्रियाट में हमेशा फर्स्ट जो है एयूजी वो किसको कोट करेगा, वो फार्माइल मिथ्यूनिन को कोट करेगा, और यूक्रियाट्स में जो है फार्माइल मिथ्यूनिन नहीं होगा, नॉर्मल मिथ्यूनिन होगा। अब यहां देख ले कि अब ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या कि इनिशिएशन इस तरह होगा, लेकिन अब जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, किस तरह होगा, तो इस तरह तो ट्रांसलेशन के लिए भी चाहिए कि कुछ सीक्वेंस होंगे और उससे जो है ट्रांसलेशन की इनिशिएशन होगी। तो अब यहाँ देख ले आप लोग, in prokaryotes, initiation codons are preceded by special sequence called Shine-Dalgarno sequence. प्रोक्रियाट में जो है, प्रोक्रियाट्स में इसमें शाइल डालगार्नो सीक्वेंस होता है, इसके साथ राइबोसोम का कौन that pairs with the three end of an ribosomal RNA called the 16S ribosomal RNA in the 30S ribosomal subunit. तो अब इस तरह है कि प्रोक्रियाट की बात हम कर रहे हैं, तो प्रोक्रियाट में क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट 30S होता है और लार्जर सब यूनिट डिफरेंट साइज का होता है। तो अब इस 30 सब यूनिट में जो है 30 भी फिर डिफरेंट सेगमेंट से बना होता है। तो इस 30 सब यूनिट में 16S का जो पार्ट होता है वो आके शाइन डालगर्नो सीक्वेंस के साथ बाइंड हो जाता है। तो जब ये इसके साथ बाइंड हो जाता है तो ये जो है यहाँ इसके आगे फिर आप देख ले एयूजी कोडान है, क्या है, एयूजी कोडान। तो फिर जो है अब ये पेयरिंग जब ये शाइन डालगर्नो सीक्वेंस 16S राइबोसोमल आरएनए के 3 एंड के साथ बाइंड हो जाता है, तो फिर क्या होता है, दिस पेयरिंग करेक्टली पोजीशन द इनिशिएटर कोडान इन द पी साइट वेयर द इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए बाइंड। तो अब ये अटैचमेंट जो है, ये पेयरिंग, ये उस राइबोसोम के एपीई साइट से लार्ज सब यूनिट के, तो ये उस इस एयूजी को, ये पेयरिंग जो है ये इस एयूजी को मतलब इसके काबिल बनाता है कि वो क्या हो जाता है कि वो पी साइट में आ जाता है। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए जो है वो हमेशा पी साइट पर आएगा, और जब वो पी साइट पर आ जाएगा तो ये हमारे पास इनिशिएट हो जाएगा ट्रांसलेशन। अब क्या है, ये तो हमने शाइन डालगर्नो सीक्वेंस के बारे में एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया स्टार्ट में कि एडिशनल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, तो यहाँ आप लोग देख ले, इन बैक्टीरिया 3 प्रोटीन्स IF1, IF2 एंड IF3। IF स्टैंड्स फॉर इनिशिएशन फैक्टर, मतलब बैक्टीरिया में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स रिक्वायर्ड है, किस चीज के लिए, इनिशिएशन के लिए। इनिशिएशन फैक्टर्स 3 इनिशिएशन फैक्टर्स रिक्वायर्ड है बैक्टीरिया में, मतलब प्रोक्रियाट्स में इनिशिएशन के लिए। अब हर एक देख ले, वेयर इज initiation factor 3 is necessary to keep the 30S subunit dissociate from the 50S subunit। अब क्या है कि जब IF3 होगा, IF3, तो जब IF3 स्मॉल सब यूनिट के साथ अटैच होगा तो ये जो है IF3 ये मतलब दोनों सब यूनिट्स को कभी भी जोड़ने नहीं देगा, ये डिसोसिएट रखता है राइबोसोम के सब यूनिट्स को। तो इससे एक MCQ ये भी बनता है कि जब तक इनिशिएशन फैक्टर 3 अटैच होगा स्मॉल सब यूनिट के साथ, तब तक जो है लार्ज सब यूनिट नहीं आएगा बाइंडिंग के लिए। जब ये रिलीज होगा तब आएगा 50S सब यूनिट्स, 50S सब यूनिट बाइंडिंग के लिए। ये IF3 का फंक्शन है। अब इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड initiation factor 2 act to ensure that only the initiator transfer RNA enter the P site। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया डिफरेंट टाइप्स के RNAs होते हैं, लेकिन अब ये दो फैक्टर्स जो है ये क्या काम करते हैं, ये चेक करते हैं कि इनिशिएटर RNA कौन सा है। जैसे ही इसको इनिशिएटर RNA मिलता है
जस्ट उसको पी साइट पे अलाउ करता है, बाकी किसी को इजाजत नहीं है कि वो आके पी साइट पर बाइंड हो जाए। तो ये 3 फैक्टर जो है ये इनिशिएशन में हेल्प करते हैं। अब क्या है, द 30S सब यूनिट्स मैसेंजर आरएनए एंड इनिशिएटर फैक्टर इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए कंस्टिट्यूट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किन किन चीजों से बना है? एक तो इसमें 30S सब यूनिट है राइबोसोम का, दूसरा मैसेंजर आरएनए, और तीसरा जो है इसमें क्या है, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाता है? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। The complete 70S ribosome is formed by the association of 50S large subunit with the initiation complex and the release of initiation factors. अब क्या होगा कि कंप्लीट राइबोसोम कब बनेगा? 70S है कंप्लीट, तो ये कब बनेगा? जब क्या होगा, 50S 30S के साथ बाइंड होगा। आसान यहाँ आप लोग ये समझ ले कि 50S लार्ज सब यूनिट जो है जब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाता है तो इससे 70S राइबोसोम बन जाता है, और इसी दौरान में इनिशिएशन फैक्टर जो है ये 3 ये क्या हो जाते हैं? ये रिलीज हो जाते हैं। यहाँ आप लोग इस फिगर को देख ले, इसमें बिल्कुल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। क्या है फर्स्ट, क्या चीज है? 30S राइबोसोमल सब यूनिट है, ठीक है। इसके साथ इनिशिएशन फैक्टर्स मिल जाते हैं और 30S बन जाता है। 30S के साथ क्या अब अटैच है? इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 2 इसके साथ अटैच है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप देख ले, इनिशिएशन फैक्टर 2 एफ मिथाइल ट्रांसफर आरएनए। ये लोग देख ले, ये आप लोग देख ले, एफ लगा है तो मतलब फॉर्माइल मिथ्यूनिन है ये, तो ये प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब क्या होगा? अब जब इसके साथ इनिशिएशन फैक्टर 2 मिल जाता है और उसके साथ फार्माइल मिथ्यूनिन ट्रांसफर आरएनए प्लस मैसेंजर आरएनए जब ये भी मिल जाते हैं तो अब यहाँ आप लोग देख ले, ये जो है ये 30S सब यूनिट है। इसके अलावा ये पिंक कलर में आप लोग देख ले, ये मैसेंजर आरएनए है। इसके अलावा ये आप लोग देख ले, ये फार्माइल मिथ्यूनिन है। इसके साथ साथ तीनों इनिशिएशन फैक्टर इसके साथ अटैच है। तो ये सारे चीजें मिलके इसने क्या बनाया? 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें जो IF3 है जब तक ये होगा तो उस टाइम तक फार्माइल मिथ्यूनिन लार्ज सब यूनिट जो है राइबोसोम का वो बाइंडिंग के लिए नहीं आएगा। तो इस स्टेप में अब क्या होगा? ये जो है ये रिलीज होगा और फिर लार्ज सब यूनिट आएगा और प्रॉपर जो है ट्रांसलेशन की इलांगेशन फिर स्टार्ट होगी। तो यहाँ आप लोग देख ले, IF1 और IF2 भी रिलीज हो गए, फिर 50 सब यूनिट आ गया यहाँ प्लस H2O, और क्या रिलीज हो गया? इनिशिएशन फैक्टर 2 भी रिलीज हो गया। मतलब ये तीनों फैक्टर्स रिलीज हो गए और लार्ज सब यूनिट आ गया। तो अब क्या बन गया? 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, और इस इनिशिएशन के बाद अब क्या होगा? अब इलांगेशन होगा। फिर अब ये तो प्रोकैरियोट की बात की हमने, अब हम क्या देखते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन यूकैरियोट में किस तरह होगा? यूकैरियोट में अब कंपार्टमेंट्स है, तो यहाँ आप लोग ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेपरेट कंपार्टमेंट्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। किस तरह सेपरेट? ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस यूकैरियोट्स का और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए आर ट्रांसक्राइब्ड एंड प्रोसीड्स इन द न्यूक्लियस बिफोर एक्सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। अब यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बन जाता है, वहां प्रोसेसिंग उसकी हो जाती है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन के लिए जो है वो साइटोप्लाज्म को एक्सपोर्ट होता है। अब जिस तरह ये बाहर आएगा ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से, तो क्या होगा? ऑन द अराइवल इन साइटोप्लाज्म द मैसेंजर आरएनए इज यूजुअली कवर्ड विद प्रोटीन्स एंड द रीजन में डबल हेलिकल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग। जिस तरह ये मैसेंजर आरएनए बाहर आता है तो एक तो इसमें कैप और टेल की एडिशन हुई होती है। इसके अलावा जो है
इसके अलावा जो है हमारे पास क्या हो जाता है, मैसेंजर आरएनए में इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग हो जाती है, जिस तरह के हमने ट्रांसफर आरएनए में देखा था। तो उसकी वजह से जो है क्या हो जाता है, ये मैसेंजर आरएनए डबल हेलिकल की फॉर्मेशन करता है। तो क्या होगा अब, दीज रीजन्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर नीड टू बी रिमूव टू एक्सपोज द एयूजी इनिशिएटर कोडान। अब इस पेयरिंग को रिमूव करेंगे, तो जब ये रिमूव होगा तब जो है एयूजी एक्सपोज होगा, इनिशिएटर कोडान जो है वो एक्सपोज होगा और तब इसकी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। तो अब इसकी रिमूवल कौन करता है, दिस रिमूवल इज accomplished बाय इनिशिएशन फैक्टर्स। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये कौन रिमूव करता है, इसके लिए इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर 4A, B एंड G। ये तीन जो है ये इनिशिएशन फैक्टर्स है और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। अब ये क्या है, डेट एसोसिएट्स विद द केप स्ट्रक्चर, ये केप के साथ मतलब ये केप के साथ एसोसिएट होते हैं और फाउंड एट द 5 एंड ऑफ वर्चुअली ऑल यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए। ये इनिशिएशन फैक्टर आपको 5 एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए पर मिलेंगे। एंड विद द 40S subunits and is initiation transfer RNA and then moves in the 5-3 direction to unwind the base pair region। अब इस इनिशिएशन फैक्टर्स के साथ कौन कौन अटैच होगा, ये जो है इसके साथ 40S सब यूनिट भी होगा, इसके अलावा इनिशिएशन ट्रांसफर आरएनए भी होगा। तो ये तीनों चीजें मिलके जब 5-3 डायरेक्शन में तो ये अनवाइंडिंग करेगा इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के और इस तरह हमारे पास एयूजी का जो है वो एक्सपोजर हो जाएगा और वो एक्सपोज हो जाएगा और ट्रांसलेशन स्टार्ट। At the same time the exposed sequence is scanned, और जो स्कैनिंग करता है और जो रीजन एक्सपोज होता है तो वो उसकी स्कैनिंग करता है। ये क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसकी स्कैनिंग करता है। किस लिए स्कैनिंग करता है, उसमें एक चीज ढूंढते हैं और वो चीज क्या है, वो इनिशिएशन कोडान है, मतलब AUG, where translation can begin and the initiation complex is joined by the 60 फॉर्म 80S राइबोसोम। और जब ये स्कैन हो जाता है, AUG मिल जाता है, तो वहां पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है प्रॉपर ट्रांसलेशन की, उसके बाद इलांगेशन शुरू। यहां देख ले, ये जो इस स्लाइड में जो हमने पढ़ा उसकी एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है। ये देख ले, ये केप की एडिशन हुआ है इस मैसेंजर आरएनए में। तो यहाँ आप लोग देख ले, ये क्या है, 40S सब यूनिट है और इसके साथ इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए लगा हुआ है। जब ये इसमें मूव करेगा, इसमें यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बने होते हैं, तो उसके लिए ये इनिशिएशन फैक्टर्स जो है ये इसके साथ मिल जाते हैं और ये इस पर मूव करता है और स्कैनिंग करता है। क्या करता है, स्कैनिंग। जब ये मूव करता रहेगा और इसको यहाँ पर स्टार्ट कोडान मिल गया, इनिशिएटर कोडान इसको मिल गया, तो यहाँ पर फिर ये क्या करेगा, ये लार्ज सब यूनिट को भी बुलाएगा और जब यार सब यूनिट आएगा तो फिर ये इनिशिएशन फैक्टर्स जो है ये रिलीज हो जाएंगे यहाँ पर जो इनिशिएटर फैक्टर्स थे और लार्ज सब यूनिट बाइंड हो जाएगा। तो इससे हमारे पास 80S इनिशिएटर बन गया। लेकिन इस स्टेप को आप लोग देख ले, इस जब ये स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग, तो इसमें ATP की कंजम्पशन होती है, इसमें यूज होता है। तो ये यूकैरियोट का इनिशिएशन था। अब आते हैं इलांगेशन की तरफ। सेकेंड स्टेप जो है ये इलांगेशन है। ये क्या है, ये इलांगेशन है। तो अब इट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलांगेशन दैट द राइबोसोम मोस्ट रिजेंबल्स अ फैक्ट्री। हम प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को हम हर जगह पर देखते हैं कि इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। तो बेसिकली ये फैक्ट्री कब दिखाई देगा, जब इसकी इलांगेशन स्टार्ट होती है, तब ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक फैक्ट्री की तरह, रिजेंबल फैक्ट्री की तरह दिखाई देता है।
Details of the step in elongation and the involvement of two protein factors called elongation factor Tu and elongation factor G are given in the figure. अब स्टेप्स में जो है टू प्रोटीन फैक्टर्स है जो कि एक इलांगेशन फैक्टर टीयू है और एक जी है। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस तरह इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, तो ये अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब इन दोनों इलांगेशन फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अब आप लोग देख ले, हमने स्टार्ट में एक्सप्लेन कर लिया ना कि इनिशिएटर अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए आएगा और वो पी साइट पर अटैच होगा और प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट है, इसको समझ ले। बिफोर अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए कैन बी यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, दे एसोसिएट विद प्रोटीन फैक्टर्स elongation factor TU to form a ternary complex। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और ये आप लोग याद रख ले। अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होने से पहले जो है इसके साथ एलांगेशन फैक्टर जो है वो बाइंड हो जाते हैं और इससे क्या बन जाता है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और टर्नरी कॉम्प्लेक्स अब किस किस चीज से बना है, ये ट्रांसफर आरएनए से बना है, ये अमीनो एसिड होता है ट्रांसफर आरएनए के साथ, और थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके साथ एलांगेशन फैक्टर्स अटैच होते हैं। तो इन तीनों चीजों से टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना होता है। अब आप लोग देख ले, द एलांगेशन साइकिल कमेंसेस विद एन इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए एंड इज अटैच्ड methionine in the P site and with the A site is ready to accept a ternary complex as shown in a figure। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो क्या है कि एलांगेशन तब स्टार्ट होगा कि जब इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए और इनिशिएटर के पास कौन सा अमीनो एसिड होगा, मिथ्योनिन होगा, जब ये आ जाए और पी साइट पर बाइंड हो जाए और ए साइट जो है ए वो रेडी है टर्नरी कॉम्प्लेक्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस पॉइंट से क्या स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से एलांगेशन जो है वो स्टार्ट होगा। Which of the 20 different ternary complexes to accept is determined by codon anticodon recognition in the decoding center of small subunit। जिस तरह फर्स्ट स्लाइड में हमने राइबोसोम के सब यूनिट्स देख लिए, तो ये इसमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये बात आप लोग अपने साथ नोट कर ले कि राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट जो होता है उसमें एक डिकोडिंग सेंटर होता है। क्या होता है, डिकोडिंग सेंटर, जो कि क्या करता है, जो कि कोडान और एंटीकोडान को की करेक्ट मतलब बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये डिकोडिंग साइड। अब इस सेंटेंस में इस लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया कि हमारे पास 20 डिफरेंट टेरनरी कॉम्प्लेक्स होंगे, टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो अब ये किस तरह पता चलेगा कि अब ए साइट पर कौन सा टर्नरी कॉम्प्लेक्स आएगा, तो ये डिकोडिंग सेंटर जो है वो डिसाइड करेगा कि अब ए साइट पर कौन सा टर्नरी कॉम्प्लेक्स आएगा, अब किसकी बारी है। तो ये डिकोडिंग सेंटर जो है वो डिसाइड करेगा और ये राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। अब when the correct match has been made, जब कोडान और एंटीकोडान करेक्ट मैच हो जाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, द राइबोसोम चेंजेस शेप, द एलांगेशन फैक्टर TU लीव्स द टर्नरी कॉम्प्लेक्स and the two amino acyl ends are juxtaposed in the peptidyl transferase center of the large subunit। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जब हमारे पास क्या हो जाता है, करेक्ट मैचिंग हो जाती है कोडान और एंटी कोडान की, तो उसके बाद राइबोसोम के शेप में चेंजेस आ जाते हैं और उस चेंजेस की वजह से जो है टर्नरी कॉम्प्लेक्स में एलांगेशन फैक्टर T तो वो उससे रिलीज हो जाता है और जब रिलीज हो जाता है तो 2 एमिनो एसाइल एंड्स जो है, ये अब फिगर में डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा, वहां क्लियर हो जाएगा। तो 2 एमिनो एसाइल एंड्स जो है वो आपस में मिल जाते हैं और जब मिल जाते हैं तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर ये होता है लार्ज सब यूनिट में। पेप्टिडाइल
ट्रांसफरेज सेंटर, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस सेंटर में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और ये लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। तो डिकोडिंग सेंटर स्मॉल सब यूनिट में प्रेजेंट होता है और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर जो है वो लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। तो जब इसका जक्सटापोज मीन के ये इसके एंड्स मिल जाते हैं और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ देख लिया आप, देयर अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद द ट्रांसफर ऑफ मेथियोनिन इन द पी साइट टू द ए साइट टू द अमीनो एसिड इन द ए साइट। जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो फर्स्ट कोडान किस साइट पे आया था, पी पे, और वो मिथ्यूनिन था। तो इससे ये अब शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, ए साइट पर शिफ्ट हो जाएगा। ये अब फिगर में क्लियर हो जाएगा। फिगर में आप लोग इसको डिटेल से और गौर से देख ले आप लोग। ये है इलांगेशन के फैक्टर्स। ये क्या है, इलांगेशन के फैक्टर्स है। इससे पहले जो है हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में लिटरेचर में एक्सप्लेन किया। ये देख ले आप लोग, ये स्मॉल सब यूनिट है। ये क्या है, ये स्मॉल सब यूनिट है। तो इसमें डिकोडिंग सेंटर आपको नजर आ रहा है। ये डिकोडिंग सेंटर जो है ये इस कोडान और एंटी कोडान के रिकॉग्निशन को मैच कराएगा और जब मैच कराएगा तो ये डिसाइड करेगा कि अब इस ए साइट पर कौन सा टेरिनरी कॉम्प्लेक्स आएगा। इसके बाद यहां देख ले, यहां पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर है। तो ये देख ले, ये लार्ज सब यूनिट है। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर किस ये लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होता है और यहां पर जो है, यहां पर क्या होता है, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब आते हैं स्टेप्स की तरफ। ये ए साइट है, ये पी है और ये ई है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है। ये देख ले, फर्स्ट इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए जो है वो किस साइट पर अटैच है, पी साइट पर। यहां तक क्लियर है। अब देख ले टेरिनरी कॉम्प्लेक्स। तो टेरिनरी कॉम्प्लेक्स हमेशा ए साइट पर आकर अटैच होगा और टेरिनरी कॉम्प्लेक्स किन चीजों पर कंपोज है, इसमें एक अमीनो एसिड होता है, एक ट्रांसफर आरएनए होता है और एक इलांगेशन फैक्टर टीयू होता है। अब देख ले आप लोग, ये जो है ये टेरिनरी आके यहाँ बाइंड करेगा। तो ये देख ले, ये यहाँ बाइंड हुआ है और जिस तरह ये बाइंड हो गया तो इससे इलांगेशन फैक्टर रिलीज्ड हो गया। तो जब इससे इलांगेशन फैक्टर रिलीज हो गया तो यहाँ आप लोग देख ले, जक्सटापोज्ड का वर्ड जो हमने वहां पर पढ़ा, इन दोनों के एंड्स आपस में मिल गए। यहाँ पर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर होता है, उसकी वजह से यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद जो है ये फर्स्ट इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए जो है ये अब यहाँ मूव करेगा। तो मूव करने से पहले जो है ये ब्लू वाला मिथ्यूनिन अमीनो एसिड जो है ये ए साइट वाले को दे देगा। यहाँ पर ये क्लियर है। ये देख लो, ये खाली हुआ अमीनो एसिड, इसने किसको, ए वाले साइट के ट्रांसफर आरएनए को शिफ्ट किया। तो अब ये बन गया। तो ये तो था फर्स्ट किस चीज का, एक इलांगेशन फैक्टर के रोल का। अब यहाँ पर जिस तरह हमने इलांगेशन फैक्टर जी के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें क्या है, इसमें इस तरह होता है कि क्या उसमें फिर ये दूसरा फैक्टर आएगा और ये आकर क्या करेगा, ये आकर ए के साइट पर अटैच होगा, इस ए के साइट पर अटैच हो जाएगा। तो जब ये आप लोग देख ले कि जब ये जो है ये यहाँ आएगा और यहाँ बाइंड होगा तो ये इसको आगे मूव कराएगा, आगे इसको शिफ्ट कराएगा। तो जब इसको इसने आगे शिफ्ट कराया तो फिर ए साइट जो है ए ये अब खाली हो गया। किस चीज के लिए, नेक्स्ट टेरिनरी कॉम्प्लेक्स के आने के लिए ये फ्री हो गया। तो जब ये फ्री हो गया फिर ये भी रिमूव हो जाएगा, ये इलांगेशन फैक्टर जी। जब ये रिमूव होगा तो यहाँ आप लोग देख ले, यहाँ नेक्स्ट टेरिनरी कॉम्प्लेक्स आएगा, बाइंड होगा और इस तरह हमारे पास ये आगे मूव करता जाएगा और इलांगेशन होता जाएगा। अब इसमें एक चीज है ट्रांसलोकेशन है। क्या है, ट्रांसलोकेशन। अब एक बात है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और ये
पी साइट वाला अमीनो एसिड ये ए साइट को देता है, तो इसको एक नाम देते हैं हम लोग, उसको ट्रांसपेप्टिडेशन कहते हैं, उसको ट्रांसपेप्टिडेशन कहते हैं। और जब ये राइबोसोम जो है, राइबोसोम ये 3 कोडान आगे मूव करेगा इस तरह, जिसने इसको आगे मूव कराया, तो इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, इसको ट्रांसलोकेशन। तो ये था एलांगेशन के बारे में। इस स्टेप का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट दिया गया। Though the action of second protein factor EF elongation factor G which appears to fit in the A site, ये जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया A site में फिट हो जाता है, फिर क्या होता है, the transfer RNA in the A and P site are shifted to the P and E, मतलब A और P पर पहले प्रेजेंट थे ट्रांसफर RNAs, ये अब आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ये P और E पर चले जाएंगे, तो A जो है वो A एम्प्टी हो जाएगा, तो A जब एम्प्टी हो जाएगा and the messenger RNA moves through the ribosome so that the next codon in position in the A site. When E elongation factor G leaves the ribosome, the A site is open to accept the next ternary complex. तो जब ए साइट खाली होगा और एलांगेशन फैक्टर जी रिलीज होगा, तो तब वो नेक्स्ट टर्नरी कम्प्लेक्स आएगा और वहां बाइंड होगा, इस तरह फिर नेक्स्ट आएगा और उसके बाद नेक्स्ट एंड सो ऑन, और इस तरह एलांगेशन का प्रोसेस बढ़ता जाएगा। लास्ट स्टेप जो है अब ये टर्मिनेशन है, ये क्या है, ये टर्मिनेशन है। तो अब द साइकिल कंटिन्यूज until the codon in the A site is one of the 3 stop codons. इलांगेशन चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, कब तक, जब तक इस तीनों में एक भी स्टॉप कोडान आ जाए। तो जब स्टॉप कोडान आ जाए तो हमने ये एक्सप्लेन किया था कि स्टॉप कोडान के लिए अमीनो एसिड नहीं है, तो अब क्या होगा, नो ट्रांसफर आरएनए रिकॉग्नाइज दीज कोडान्स, तो कोई भी ट्रांसफर आरएनए जो है वो इस स्टॉप कोडान्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो उस अब क्या होगा, इंस्टीड इसकी जगह प्रोटीन कॉल्ड रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2 एंड रिलीज फैक्टर 3 इन बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज स्टॉप कोडान्स। अब स्टॉप कोडान्स के लिए तो ट्रांसफर आरएनए नहीं है, लेकिन रिलीज फैक्टर्स प्रेजेंट है, वो रिलीज फैक्टर 1, 2 एंड 3 बैक्टीरिया में ये 3 रिलीज फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो आके स्टॉप कोडान्स को रिकॉग्नाइज करेगा। शोन इन फिगर, ये नेक्स्ट स्लाइड में इसका फिगर दिया गया है, उसमें ये शो हुआ है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ आप लोग ये भी नोट कर ले कि यूक्रियाट में हमारे पास जस्ट एक रिलीज फैक्टर होता है, और वो एक रिलीज फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन कोडान या स्टॉप कोडान्स को रिकॉग्नाइज करता है, और बैक्टीरिया में 3 है, तो ये तीनों अब किस किस स्टॉप कोडान्स को रिकॉग्नाइज करेगा, तो अब ये आप लोग देख ले इसमें कि इन रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइज UAA और UAG, ये रिलीज फैक्टर 1 जो है ये इस दो स्टॉप कोडान्स को रिकॉग्नाइज करेगा। इसके अलावा RF2 जो है रिलीज फैक्टर 2, ये UAA या UGA इस दो स्टॉप कोडान्स को रिकॉग्नाइज करेगा। बोथ आर असिस्टेड बाय RF3। किसके मतलब असिस्टेड होते हैं, RF3, ये किसके साथ, ये दोनों ये RF3 के साथ असिस्टेड होते हैं। अब देख ले यहाँ आप लोग, द इंटरेक्शन बिटवीन रिलीज फैक्टर 1 एंड 2 एंड द A साइट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द टर्नरी कॉम्प्लेक्स इन 2 इंपॉर्टेंट वेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स भी आकर कहाँ बाइंड करता है, ए साइट पर बाइंड करता है। अब जब स्टॉप कोडान आ गए तो रिलीज फैक्टर 1 और 2 भी जाके ए साइट पर बाइंड होते हैं, बाइंड हो जाते हैं वहां। तो अब क्या है कि ये रिलीज फैक्टर जब एक के साथ बाइंड हो जाता है तो ये टेरिनरी कॉम्प्लेक्स से किस तरह डिफरेंट है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से डिफरेंट है। फर्स्ट, द स्टॉप कोडान्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय RF प्रोटीन नॉट बाय एन एंटीकोडान। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस तो ये है कि स्टॉप कोडान जो है ये एंटीकोडान रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि एंटीकोडान ट्रांसफर आरएनए में होता है और स्टॉप कोडान के लिए ट्रांसफर आरएनए नहीं होता। तो इसकी जगह ये कौन जाके इसको रिकॉग्नाइज करेगा, रिलीज फैक्टर
दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड, रिलीज फैक्टर्स फिट इनटू ए साइट ऑफ द 30 सब यूनिट बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब रिलीज फैक्टर 2 जो है, सेकेंड डिफरेंस ये है कि ये रिलीज फैक्टर्स जो है ये जाके ए साइट पर बाइंड तो हो जाते हैं, लेकिन ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, अब क्या होता है, इंस्टीड अ वाटर मॉलिक्यूल गेट्स इनटू द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर, जिस तरह हमने पढ़ा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर जहां पर क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन, तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल एंटर हो जाएगा एंड लीड्स टू द रिलीज ऑफ पेप्टिडाइल पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द ट्रांसफर आरएनए इन द पी साइट, और वहां से जो है ये क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड जो बना होता है वो पी साइड से रिलीज हो जाएगा। द राइबोसोमल सब यूनिट सेपरेट्स and the 30S subunit is now ready to form a new initiation complex, और जब ये रिलीज हो जाता है तो ये सारा सब कॉम्प्लेक्स जो है ये डिसोसिएट हो जाता है और 30S सब यूनिट जो है ये न्यू इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ जब UAA आ गया, ए साइट पर जब स्टॉप कोडॉन आ गया, तो इस सेकंड स्टेप में आप लोग देख लें RF1 आ रहा है, रिलीज फैक्टर 1, और ये रिलीज फैक्टर 1 आके यहाँ बाइंड हो गया। अब ये तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, और फिर क्या हो जाता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए लीकेज, मतलब ये बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड जो बना है ये इस ट्रांसफर आरएनए से इसकी क्लीवेज होगी, मतलब ये इसके साथ इसकी डिसोसिएशन होगी, और ये वाटर के थ्रू होता है और ये रिलीज हो जाता है, और जब ये रिलीज हो जाता है तो राइबोसोम सब यूनिट्स की डिसोसिएशन होती है, और जब डिसोसिएशन हो जाए ट्रांसफर आरएनए भी रिलीज हो जाता है, राइबोसोम के सब यूनिट्स भी, और इससे जो है क्या 30S जो है ये नेक्स्ट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के लिए रेडी हो जाता है। तो हमारा आज का लास्ट लेक्चर प्रोटीन सिंथेसिस वाले चैप्टर का, तो इसमें अगर तो आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं, नॉर्मली आप लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जो आपको कंफ्यूजन है वो आप लोग पूछ ले, वहाँ इंशाल्लाह आपको आएगा। जज़ाकल्लाह।